हेलो फ्रेंड्स, स्वराज जायस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में 16वें केंद्रीय वित्त आयोग का प्रवास हुआ था और यहां भी जानते हैं कि जो केंद्रीय वित्त आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था है जो भारत के संविधान के द्वारा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्थापित किया जाता है। इनके संगठन में निशंस एक अध्यक्ष होते हैं और उसमें 4 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनका जो मुख्य जो कर्तव्य होता है कि वहां संघ के द्वारा जो राजस्व जो संग्रहित किया जाता है अलग अलग राज्यों से, उस राजस्व को संघ और राज्य के बीच किस प्रकार से वितरण किया जाए, उनके वितरण के जो मूलभूत सिद्धांत है उस सिद्धांतों के बारे में यहां सलाह देता है। साथ में राज्यों के बीच जो वित्त है, जो राजस्व है, उनका आवंटन किस प्रकार का हो, या फिर ऐसे कुछ और भी जो है कुछ विशेष सलाह देते हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जो राजस्व है केंद्रीय स्तर में सरकार के द्वारा जो संग्रहित किए जाते हैं उनको राज्यों के सहयोग के लिए जो है किस प्रकार से वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाया जाए, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत। तो इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में 16वें केंद्रीय वित्त आयोग का प्रवास हुआ था, उनके सदस्यों का प्रवास हुआ था। कुल 12 उसमें सदस्य थे जो आए थे, जिनमें 16वें जो वित्त आयोग है जिनके अध्यक्ष आप जानते हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है और 4 उसमें अन्य सदस्य और साथ में सचिव और उनके साथ में सलाहकार, ये सभी थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा एक विशेष मांग रखा गया। मांग यहां रखा गया कि राज्य को और अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है, उनकी सिफारिश करें। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है हम इस पूरे जो है मुद्दों को समझने का प्रयास करेंगे और ये विशेष रूप से हम उन चीज को जो है ध्यान में रख करके डिस्कस करेंगे कि हम एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। हम लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा है जिनकी है प्रारंभिक परीक्षा हो लोक सेवा आयोग की, चाहे वहां मुख्य परीक्षा को हो चाहे वहां साक्षात्कार के लिए आप तैयार कर रहे हो, हम उस संदर्भ में समझेंगे। यहां आपके मुख्य परीक्षा में जो है एक निबंध के रूप में एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है यह कि आखिर एक छत्तीसगढ़ राज्य को अधिक वित्तीय संसाधन की आवश्यकता क्यों है। तो इसी संदर्भ में जो है इस पूरे लेक्चर को हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो टॉपिक है, अब इस टॉपिक का जो संदर्भ रहेगा हमेशा इस लेक्चर सीरीज में कि जो टिपिकल जो रीजनल जो हमारे इश्यूज, ये जो घटनाक्रम होते हैं, जो क्षेत्रीय घटनाक्रम होते हैं या जो राष्ट्रीय स्तर के जो घटनाक्रम होते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जिनका संबंध जो है हमारे परीक्षा से हो सकता है, वो घटनाक्रम को तो हम समझेंगे इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से। मगर सबसे इंपॉर्टेंट यहां हम समझने का प्रयास करेंगे कि किसी घटनाक्रम को देखने का हमारा दृष्टिकोण कैसा हो। क्योंकि हम एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एक राज्य सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उस घटनाक्रम को एक प्रशासक के रूप में, एक सेवा प्रदाता के रूप में हमें किस प्रकार से देखनी चाहिए, हमारी नजरिया क्या हो। साथ में ऐसे कई घटनाओं से ही क्षेत्रीय स्तर में, राज्य स्तर में, राष्ट्रीय स्तर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक जो घटनाएं होती है, जो एक्टिविटीज होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, इसी से मुद्दे जो है उभर करके आ रहे होते हैं। ऐसे मुद्दों की पहचान करना, इन मुद्दों को हम पहचानेंगे तो मुद्दों को पहचाने कैसे, उन मुद्दों को हम समझे कैसे। एक परीक्षक देने वाले अभ्यर्थी के रूप में हमें इन मुद्दों की समझने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए। तो इस लेक्चर सीरीज को जो आज से प्रारंभ किया जा रहा है, हम इसमें यही समझेंगे कि किसी छत्तीसगढ़ की किसी एक घटना को, किसी एक मुद्दे को हमें किस प्रकार से देखने चाहिए,
उनका नजरिया क्या हो, और वो भी तब जब हमें सिविल सर्विसेज या राज्य सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उस प्रक्रिया में, जिससे हमारी जो तैयारी है वह और मजबूत हो सके। इसमें जो टॉपिक है हमारा, जैसे मैंने इसमें जो मेंशन कर रखा है वह है कि 16वें केंद्रीय वित्त आयोग का जो छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ, और साथ में राज्य सरकार द्वारा अधिक वित्तीय संसाधनों की उन्होंने सिफारिश करने की मांग कही है। तो हम यहां समझने के प्रयास करेंगे कि आखिर राज्य सरकार को अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता क्यों होगी या फिर क्यों होती है। जैसे आप जानते हैं कि भारत के लोगों ने स्वयं की अपनी भूमि से उनकी मिट्टी की महक लिए हुए संवैधानिक लोकतंत्र को हमने विधि द्वारा स्थापित किया है, जो भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनत्व की अनुभूति कराता है, जो न्याय पाने की जो आकांक्षा है उसकी पूरी करने में वहां सक्षम है, जो आम जन के बुनियादी जो स्वतंत्रता के जो अधिकार है उनकी रक्षा के लिए सशक्त है, जो सबको समाज में प्रतिष्ठा और अवसर की जो उपलब्धता है ये सुनिश्चित करता है। ऐसे भारत के एकात्मक परिसंघ में अपनी अस्मिता और अधिकारों के लिए छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों ने लंबी दीर्घकालिक संघर्षों से 1 नवंबर 2000 को ये बना छत्तीसगढ़ राज्य, जो विविधताओं से परिपूर्ण है, जिसमें नदियों में महानदी का वास है और प्राचीन दक्षिण कोसल होने का गौरव है। बस्तर के अरण्य का नैसर्गिक सौंदर्य क्या एहसास है, साथ ही सीताभेंगरा, मल्हार, सिरपुर, आरंग की ऐतिहासिकता का बोध है। प्रकृति को मिला विशाल खनिज और नैसर्गिक जो संसाधन है एक उपहार के रूप में है, और वैसी ही अपनी सामाजिक संस्कृति के जो ताने बाने से बुना यह छत्तीसगढ़ राज्य, जिनकी जो अवस्थिति है भारत में, वो चारों अवस्थिति है भारत में लगभग मध्य में है। मध्य में होने की वजह से जो सीमावर्ती राज्यों के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष से इनका संपर्क है। ऐसे राज्य की जो स्थिति है निर्माण के बाद से आर्थिक विकास की स्थिति किस प्रकार की रही, राज्य की जो राजकोषीय स्थिति किस प्रकार की रही, राज्य में कृषि और संबंधित क्षेत्र के विकास की स्थिति किस प्रकार की रही, साथ में उद्योग, खनिज और संबंधित जो क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, उनकी विकास की गाथा जो है किस प्रकार से आगे बढ़ी। सामाजिक जो सरकार से संबंधित जो विषय है, चाहे वहां शिक्षा का हो, चाहे वहां स्वास्थ्य का हो, चाहे कौशल विकास का हो, कुपोषण की समाप्ति का हो, या फिर ऐसे ही जो है और अन्य ऐसे मुद्दे, चाहे वहां अनुसूचित जाति से संबंधित हो, चाहे वहां अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सरोकार से जो उभरने वाले जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों का समाधान हमने उस राज्य गठन के प्रारंभ से मीन्स 1 नवंबर 2000 से हमने कैसे जो है इस 23 वर्ष पूर्ण करने के बाद 24वें वर्ष में हमारी स्थिति क्या है, हमारी सामाजिक आर्थिक संकेतक हमें क्या बताता है, या फिर हम आगे भविष्य की आर्थिक विकास की नीति किस प्रकार का हो, लक्ष्य किस प्रकार का हो, उसमें रणनीति किस प्रकार का हो, चुनौतियां क्या है, संभावनाएं क्या है,
ऐसे इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है राज्य सरकार ने आखिर क्या अपनी रणनीति बना रखी है विकास की, यहां बातें भी हम समझेंगे। और ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से राज्य सरकार को अधिक वित्तीय संसाधनों की मांग केंद्र सरकार के वित्त आयोग की सलाह देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा यहां सिफारिशों की मांग की गई। तो सबसे पहले समझते हैं कि राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है, हम यहां समझते हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति या फिर राज्य की स्थिति, ये बेसिकली जो है हम एक आर्थिक संदर्भ में इस पूरे लेक्चर को समझने का प्रयास करेंगे मुख्य रूप से। क्योंकि यहां वित्तीय संसाधनों की बात हो रही है तो स्वाभाविक रूप से यहां छत्तीसगढ़ के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित ये मुद्दों की बात हो रही है। इस आर्थिक स्थिति में किसी भी अगर देश की या फिर राज्य की बात करेंगे तो सबसे पहले बात होती है वहां राज्य की आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि भी कह सकते हैं, आर्थिक तेजी भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं कि उस देश की जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, या फिर हम राज्य के संदर्भ में अगर बात कर रहे हैं तो वह है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी। जीएसडीपी के बारे में जानते हैं कि यहां किसी भी राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास की जो वृद्धि दर है उनकी विकास को प्रस्तुत करते हैं, एक संकेतक के रूप में है, जिनको अलग अलग भाव के रूप में आप संकलित करते हैं, मगर हम उस विषय पर भी नहीं जा रहे हैं। हमें समझना यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य एक नवोदित राज्य है। 1 नवंबर 2000 को इनका उदय हुआ और तेजी से बढ़ता हुआ कि प्रारंभिक एक नए राज्य के लिए अपनी बुनियादी जो अवसंरचनाएं हैं, संस्थागत जो अवसंरचनाएं हैं, उन चुनौतियों को, उन विकास की चुनौतियों को भी सामना करते हुए हमने कैसे अपनी विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाया और वर्तमान स्थिति में मीन्स 2023-24 में जो हमारा जो जीएसडीपी है, जो वर्ष 2000 में लगभग 29,539 करोड़ रुपए का जो हुआ करता था, अब वर्तमान में वह लगभग 5 लाख करोड़ को पार करते हुए 5.9 लाख करोड़ रुपए लगभग, जो पिछला जो है वित्तीय वर्ष की तुलना में अगर देखें तो 5.8% की जो है अधिक वृद्धि दर्ज किया गया था। यह हमारी स्थिति है। दूसरी स्थिति, यदि इसमें हम सेक्टरल बेसिस पर देखें जीएसडीपी में, मतलब मैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो संरचनात्मक ढांचा है, स्ट्रक्चरल जो हमारा फ्रेम है, उनकी बात कर रहा हूं। इस जीएसडीपी में जो कृषि और जो संबंधित क्षेत्र है उनका जो हिस्सा है वर्तमान में योगदान है वह लगभग 15.5% के आसपास में है, 15.32% के आसपास में है। और यह जो है विकास की दर में अगर देखा जाए तो हालांकि इनको बहुत अच्छी कृषि विकास नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि लगभग हम जो है 3.25% ही जो है वृद्धि दर्ज कर पाए हैं पिछले वित्तीय वर्ष में। वैसे ही दूसरे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के है वह है उद्योग। छत्तीसगढ़ में उद्योग का मतलब जो है यहाँ खनन और उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत और अवसंरचनाएं, जिनका योगदान जो है हमारे जीएसडीपी में लगभग 53% है, जो लगभग 7.5% की जो है पिछले वर्ष की तुलना में वह वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ा। वैसे ही तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, आप जानते हैं वहां सेवा क्षेत्र होता है, और सेवा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो सीधे जो है आम लोगों से जुड़ी होती है, जिनमें प्रशासन के द्वारा सेवाओं को उपलब्ध करवाया जाता है, चाहे वहां संचार की सेवा हो, चाहे वहां लोक सेवा हो, या फिर यातायात और कई प्रकार की सेवाएं। तो ये सेवाओं का जो योगदान जो है राज्य के जो हिस्से में, राज्य के जीएसडीपी में अभी वर्तमान में वहां केवल 31% ही है लगभग। हालांकि भारत में संरचना इस प्रकार की नहीं है। पिछले अगर वित्तीय वर्ष की तुलना में अगर देखें तो यहां लगभग 5% के आसपास अपनी वृद्धि को बनाए हुए हैं।
यह हो गई छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी। ये हमारी वर्तमान स्थिति है। इनके साथ साथ दूसरा जो महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक होता है किसी भी राज्य का, वह होता है उस राज्य की प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य है कि निवल राज्य घरेलू उत्पाद को यदि हमने वर्तमान अगर जनसंख्या से अगर विभाजित कर दिए तो प्रति व्यक्ति जो औसत जो आय प्राप्त होता है वह होता है प्रति व्यक्ति आय, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ में निश्चित 2023-24 के आधार पर अगर देखें तो यहाँ वर्तमान में लगभग 1,47,361 है। मगर एक औसत है, ये जरूरी नहीं है कि बस्तर में किसी व्यक्ति का आय भी जो है इतना हो और इस रायपुर शहर में भी इनकी आय इतना ही हो। 7.5% के वृद्धि के साथ 1,47,361 रुपए वर्तमान में है। जबकि भारत का अगर तुलना करेंगे, भारत में एक व्यक्ति की जो औसत आय है वर्तमान में, वह अगर उनकी तुलना करेंगे तो लगभग वह 1,85,854 रुपया है। ऐसी भी अगर तुलना करेंगे तो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वह हमारी कितनी है, 1,47,361 रुपए। और यही अगर हम वृद्धि की भी अगर बात करेंगे, जीएसडीपी के छत्तीसगढ़ का जो लास्ट वित्तीय वर्ष में लगभग 5.5 लगभग हमने जो इसमें 5.5% हमने वृद्धि की हुई है, जबकि केंद्रीय स्तर में जो है 7.3% की वृद्धि हुई है। तो यह तो हुई हमारी आर्थिक विकास के संदर्भ में। ये हमारी स्थिति है अभी 2023 को राज्य गठन के बाद से लेकर के इस आर्थिक विकास के संदर्भ में। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय जो हमें ध्यान रखना होता है, जिस पर हमें सोचना होता है इस आर्थिक गतिविधियों के इस पूरे सेगमेंट में, वह होता है मानव संसाधन। जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी जो देश है वह तभी एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के रूप में जो है निर्मित होता है, स्थापित होता है, तब जब उसके मानव एक संसाधन के रूप में कार्य करे। एक मानव संसाधन तभी बनता है तब जब उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल का निवेश होता है। जितना अधिक कौशल होंगे हम उतना ही अधिक सक्षम होंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये मानव संसाधन यदि जो है कौशल है और मानव संसाधन अगर अधिक है और वह शिक्षित और स्वस्थ और सक्षम कौशल है, तो स्वाभाविक है ये राज्य के लिए एक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। तो वैसी छत्तीसगढ़ की अगर संसाधन की बात करें, मानव संसाधन की, जानते हैं कि वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य गठन हुआ, हमारी जनसंख्या, कुल जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास था। 2,05,00,000 रफली था हमारे पास में। और वहां 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो लगभग वहां जो है 2.5 करोड़, 2,55,00,000 के आसपास था। वर्तमान जो स्थिति, जो आंकड़े हमें जो है जो अलग अलग सरकारी दस्तावेज से जो प्राप्त हो रहे हैं, वह हमें संकेत कर रहे हैं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जो कुल जनसंख्या है वह 3,05,000 के आसपास लगभग औसत में है और लगभग है। मगर हाँ, जो राज्य की जो जनांकिकी है, जो जनांकिकी विशेषताएं हैं, उसमें बहुत मेजर चेंजेस आने दिख रहे हैं, इनके संकेत मिल रहे हैं। साक्षरता में जो है बढ़ोतरी हुई है, जो पहले 70% अब बढ़ोतरी हो चुकी है। टोटल हमारी जो लिंगानुपात है उसमें परिवर्तन दिखने को मिल रहा है। जो साक्षरता लिंगानुपात है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जो समाज के जो अलग अलग जो वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, हमारी जो कार्य जो श्रम बल है, उनकी जो सहभागिता है आर्थिक गतिविधियों में, उसमें भी हमें बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। तो ऐसे कई बातें हैं जो इस हमारे मानव संसाधन से संबंधित है, जिस हमारे अर्थव्यवस्था को गति दे रहे होते हैं। मतलब यह कहा जाए कि यह एक मानव संसाधन और साथ में जो राज्य की जो आर्थिक जो ढांचा है, जिसमें 3 सेक्टर है, उसमें बदलाव का दौर दिख रहा है, संरचनात्मक परिवर्तन दिख रहे हैं। तो हमें उन संरचनात्मक परिवर्तन को समझना है। तब जब आप एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय तो यह आपके लिए और भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे मुद्दों को समझना ये नेतार्थ जरूरी है।
अब तीसरा जो विषय है, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जब भी आप बात करेंगे किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है वह है वित्तीय संसाधन की। वित्तीय संसाधन का मतलब ये है कि कोई राज्य अपनी सामाजिक आर्थिक विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए उन वित्तीय संसाधनों का जुटाव कैसे करता है, वित्तीय संसाधनों का जुटाव कैसा करता है। वित्तीय संसाधन से तात्पर्य राजस्व की बात कर रहा हूं। अब राजस्व मतलब सामान्य भाषा में उनको एक कर के रूप में ले सकते हैं। इसका जो है जो संदर्भ है जो है सिर्फ इतना ही है कि राज्य सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में कितना वहां राजस्व संग्रहित किए, कितना उनका जो टोटल कुल प्राप्ति हुआ, उस कुल प्राप्ति में से राजस्व प्राप्ति कितना होता है और साथ में जो पूंजीगत प्राप्ति कितना होता है वहां, और जो टोटल प्राप्ति हो गया उस प्राप्ति को उन्होंने किस किस प्रकार से किस किस मद में उसने खर्च कर दिया, उनका व्यय होता है। और उसके बाद आप जानते हैं कि इसमें कुछ हमें चूंकि केंद्र से भी कुछ अनुदान प्राप्त होता है, वहां भी उसका हिस्सा होता है हमारी प्राप्ति का, और उसी से जो है हम कुछ इस तरफ राजस्व के रूप में खर्च कर देते हैं, राजस्व व्यय के रूप में सैलरी पेंशन और ये सब देने के लिए, और साथ में हम उसमें कुछ पूंजी निर्माण भी करते हैं। पूंजी निर्माण का मतलब यहां जिसमें निवेश से जो है कोई पूंजी बनती है उनकी बात कर रहे हैं। तो हमें यहां समझना होता है कि राज्य गठन के पश्चात अगर देखें, क्योंकि राज्य का गठन जो है 2000 में हुआ, और उस समय की अगर स्थिति देखें तो ये बहुत अच्छी स्थिति जो है आर्थिक विकास के संदर्भ में भी और वित्तीय संदर्भ में भी अगर कहा जाए तो इसको बहुत अच्छी स्थिति नहीं माना जा सकता, क्योंकि हमारी विकास की दर भी बहुत धीमी चल रहा था। हमारे पास में जो है जो बजट था, खुद जो राज्य का अगर बजट कहा जाए तो उनका आकार ही बहुत छोटा था। तो स्वाभाविक है उसमें अब हम अपने जो कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी हैं, जो सेवक, लोक सेवक, उनके जो है दायित्व को निर्वहन करें या फिर हम नई अवसंरचनाओं का निर्माण करें। चुनौती दोनों तरफ है, अवसंरचनाओं का भी विकास करना है, ये भी अनिवार्य है, लोक सेवक के जो है उनके जो दायित्व है उनको भी पूरा करना है। तो इन्हीं सब बातों के कारण जो है राज्य गठन के प्रारंभिक वर्षों में हमारा जो राजस्व संग्रहण जो हुआ बहुत अच्छा नहीं हुआ, और इसी का परिणाम था कि 2003-4 तक आते तक हमारे जो है राजकोषीय जो संकेतक है ये बहुत खराब होते चले गए। राजकोषीय संकेतक खराब होने का मतलब यह होता है कि हमारे जो राजस्व घाटा है वो बढ़ने लग गया, साथ में जो है जो राजकोषीय जो घाटा है वो बढ़ना शुरू हो गया, प्रभावी राजस्व घाटा है वो भी बढ़ना शुरू हो गया। साथ में जानते हैं कि इसी समय भारत सरकार, भारत की संसद के द्वारा एक कानून पारित किया गया था जिनको राजकोषीय बजटीय प्रबंधन अधिनियम यहां कहा गया। 3-4 में हुआ था ये। उसके अनुपालन में भी जो है राज्य में एक राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन अधिनियम बनाया गया था राज्य के विधानमंडल के द्वारा। इसका मतलब यह था कि हमें अपनी जो है राजकोष की जो स्थिति है उनको एक निश्चित मापदंड के भीतर ही रखना था, यहां लक्षित किया गया था। और उसमें जो कुछ हमारे जो हम वहां से जब बाहर अपवाद स्वरूप बाहर आ चुके थे, हमें एक निश्चित अवधि में उनको एक लिमिट तक लेके आना था। तो ऐसे करके हमने फिर 2004 से जो है ऐसे लगातार प्रयास किए, जिससे हम अगर देखें तो कुछ ही अपवाद वर्ष रहे हैं जहां पर फिर हमारा जो है जो राजस्व जो संग्रहण है उसमें कोई कमी आई हो या फिर घाटा हुआ, कुछ ही अपवाद वर्षों को छोड़ करके। मगर धीरे धीरे जो है हम उस रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटे वाले की जो स्थिति था उससे जो है हम अब अधिक राजस्व वाले राज्य, सरप्लस रेवेन्यू, राजस्व अधिशेष वाले राज्य की स्थिति में आए 2022-23 तक के। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो वर्ष 2024-25 का जो बजट बनाया गया हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा गया है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए।
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि जो हमारी जो राजकोष की जो नीति इस प्रकार का हो, कर की नीति इस प्रकार का हो, व्यय कर प्राप्ति की नीति इस प्रकार का हो, व्यय की नीति इस प्रकार का हो, मतलब ओवरऑल में राजकोष के प्रबंधन की नीति इस प्रकार का हो जिससे राज्य की जो सकल राजकोषीय घाटा है वहां भी एक लिमिट तक रहे, मीन्स लगभग 5-5.5% तक की लगभग टारगेट करके, या फिर वैसे जो है जो राजस्व घाटा है या फिर और जो प्रभावी राजस्व घाटा, ऐसे संकेतक, उन संकेतक को हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी जो है राजकोष की स्थिति है। मतलब यहां कहा जाए कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जो राजकोषीय स्थिति है उसमें अगर देखें तो हम संकेतकों को जो है सुधार करने के प्रयास कर रहे हैं। और साथ में अगर हम कुल व्यय की बात करेंगे तो टोटल जो बजट में से टोटल जो हमारे पास जो प्राप्ति होता है उनका लगभग हम जो है वर्तमान में 86% हिस्सा जो है हम एक राजस्व खर्च के रूप में वहन खर्च कर दे रहे हैं, और लगभग 14% के आसपास जो है हम पूंजी निर्माण में कर रहे होते हैं। पूंजी निर्माण हमारे आगे के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बहुत अच्छा जो है एक सशक्त उपाय माना जाता है। तो ये हमारी जो है वित्तीय संसाधन की स्थिति है। अब उसके बाद चौथा जो क्रम होता है किसी अर्थव्यवस्था में, वहां होता है उनकी कृषि और संबंधित क्षेत्र, और साथ में उससे जुड़ी हुई जो बुनियादी जो तत्व है उसमें वहां होता है सिंचाई, इरिगेशन का। तो राज्य की अगर कृषि की जब बात करेंगे आप, तो राज्य की कृषि की बात करने का मतलब उसमें केवल कृषि में फसलों की बस बात आप अकेले नहीं कर सकते। कृषि और संबंधित क्षेत्र है जिसमें फसलें हैं, बागवानी है, वानिकी है, मत्स्यन है, और भी कुछ छोटे उसमें सेक्टर है, मगर मुख्य रूप से अगर समझा जाए तो उसमें 4 प्रमुख सेक्टर है। तो वर्तमान में इस पूरे कृषि क्षेत्र की स्थिति, मगर हमें थोड़ा सा पिछले राज्य गठन के बाद से अगर स्थिति अगर समझेंगे तो हम ज्यादा बेहतर प्रकार से समझ पाएंगे कि हमारी जो कृषि की जो स्तर है वर्तमान में, कृषि की जो स्थिति है वर्तमान में, ये कैसे अभी वर्तमान में इस प्रकार की है। बागवानी किस प्रकार की वर्तमान में स्थिति है इनको, जैसे अगर हम 2000 को अगर देखें, वहां पर वर्ष 2000 में तब हम जब नए राज्य के रूप में उदित हुए और हमने कृषि विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाया, तो उस समय हमारे पास जो सबसे बड़ी चुनौती था कि कृषि को जो है थोड़ा सा आधुनिक बनाया जाए। कृषि को आधुनिक बनाए जाने का मतलब ये है कि हमें जो है उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता बढ़ानी पड़ेगी, हमें जो है सिंचाई के साधनों का विकास करना होगा, हमें जो है तकनीक में कुछ बदलाव, तकनीकों की अपनाने की आवश्यकता होगी, किसानों में जन जागरूकता की आवश्यकता होगी, उर्वरकों की आवश्यकता होगी, साथ में जो है हमें मशीनों का ही प्रयोग किया जाना है। मतलब ओवरऑल में हमें कृषि को आधुनिक बनाना था। राज्य सरकार ने कई अलग अलग योजनाएं बना करके ऐसे कई प्रयास किए। साथ में केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसने भी कई हमें अधिक सहायता उपलब्ध करवाए। इसके बल पर जो है राज्य ने अपनी उस सक्षमता से, अपनी उस अथक मेहनत से जो है हमने सिंचाई के साधनों का जो है बहुत ठीक प्रकार से हमने विकास किया। और वर्तमान जो स्थिति है उसमें हमारी जो कृषि है उसमें फसल के जो उत्पादन है, धान का उत्पादन, वो अपने अब तक में जो है रिकॉर्ड के स्तर तक पहुंच रहा है। इसमें राज्य सरकार जो है सरकारी खरीद के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में जो हिस्सा है वहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य और जो प्रभावी जो मूल्य है उनके माध्यम से वहाँ खरीद कर रहा है। यह जानते हैं वर्तमान छत्तीसगढ़ में जो है कृषि उत्पादन की अगर मात्रक आधार पर अगर देखें तो बहुत अच्छी है, मगर यहाँ प्रश्न भी है, क्वेश्चन मार्क भी है कि अभी भी किसानों की जो आय जो है उनको पर्याप्त, उनकी मेहनत पर्याप्त उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनको जो है अभी जो है उनकी आय अभी भी जो है बहुत ही सीमित बनी हुई है। साथ में यहाँ भी है
कि जो कृषि और जो संबंधित क्षेत्र है उसमें हमारी जो कृषि को विविधताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, मगर हम अभी तक उसको नहीं बढ़ा पाए हैं। इस कृषि ने, इस धान आधारित कृषि ने हमें जल संकट को भी जो है न्योता दे रहा है। तो कैसे हम अपनी इस कृषि को सतत बनाएं, कैसे हम इस कृषि को अपनी सतत बनाएं, ये सब हमारे साथ में एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में भी उभर रहा है। यहां सब बातें हैं। हमें और आगे इस कृषि को सतत कैसे बनाए रख सके, धारणीता कैसे बनाएं, उत्पादकता को कैसे हम और बढ़ाएं, चाहे वहां धान का हो, चाहे वहां गेहूं का हो, चना का हो, दलहनी का हो, तिलहनी का हो, गन्ने का हो, ये सब हमारे पास में एक चुनौती के रूप में है। अगला जो है, जो महत्वपूर्ण जो तत्व होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का या राज्य का, हमारा छत्तीसगढ़ का, वहां है नैसर्गिक संसाधन और उद्योग से संबंधित जो बातें हैं। वहां है कि राज्य में आप जानते हैं कि प्राकृतिक या नैसर्गिक संसाधनों का भरमार है। प्रकृति ने हमें ऐसा उपहार दिया है जिसमें खनिज संसाधन, जो धात्विक खनिज भी है और कई गैर धात्विक खनिज भी है, वन संसाधन है हमारे पास में, वन उत्पाद है, ठीक है। ऐसे संसाधनों से भरपूर यह जो राज्य है जिसमें उद्योगों के पनपने की विशाल संभावनाएं हैं, नदियों का विस्तार है जहां से जो है विद्युत की बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन की संभावना है, कोयले का भंडार है जिसमें जो है तापीय विद्युत उत्पादन की एक विशाल क्षमता है। ऐसी जो है हमारे पास में पूरा एक मध्यवर्ती जो छत्तीसगढ़ का जो राज्य है वहां चूनों से भरा हुआ है, चूने से भरा हुआ है। ऐसी ही बस्तर का जो अरण्य क्षेत्र है बैलडीला, वहां जो है एक तरह का है तो लोहे का पहाड़ ही है, भरपूर संपदा है। हालांकि हमने वर्ष 2000 से जो है लगातार जो है हमने प्रयास किए कि राज्य में औद्योगिक विस्तार का और विकास का, हमने जो है कई नीतियां बनाए। हमने वर्ष 2001 में ही वो जो है छत्तीसगढ़ में राज्य उद्योग की पहली औद्योगिक नीति हमने बनाए। औद्योगिक नीति 2001 से लेकर के 2006 तक के लिए प्रारंभिक वर्षों में। हालांकि इस पहली औद्योगिक नीति 2001-06 को जो है 2004 में समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दूसरी औद्योगिक नीति लेकर के आए थे 2004 में। थोड़ा सा दृष्टिकोण में बदलाव था, सरकार बदल चुकी थी, इसीलिए जो है अब विकास की जो रणनीति थी वहां बदलाव आ गया। औद्योगिक विकास की जो है क्षेत्रों को अलग प्रकार से डिफाइन किया गया, प्राथमिकताएं बदल गई, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज को ज्यादा महत्व दिया गया, साथ में कुछ बुनियादी अवसंरचनाओं के विकास की रणनीति को भी स्थापित किया गया। कुछ छूट दिए गए, सब्सिडी दिए गए, अनुदान दिए गए, जिसके माध्यम से जो है धीरे धीरे जो है छत्तीसगढ़ में औद्योगिक जो विस्तार की जो गतिविधियां हैं, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की गतिविधियां आगे बढ़ती चली गई। इसी क्रम में जो है राज्य में लगभग जो छत्तीसगढ़ के जो मध्य क्षेत्र है वहां पर औद्योगिक विकास की प्रक्रिया शुरुआत हुआ। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास न हुआ, औद्योगिक संकुल बने, एकीकृत औद्योगिक केंद्र बने, ऐसे और भी कई सेंटर के रूप में कुछ पार्कों की स्थापना किया गया। जेम्स ज्वेलरी पार्क की बात करें या फिर ऐसी जो है मेटल पार्क की बात करें, ये सब प्रक्रिया जो है धीरे धीरे इस क्रमबद्ध रूप से आती चले गए। हालांकि इसके पहले हमने जो है गठन से पहले मध्य प्रदेश का जब हिस्सा थे तब हमने कुछ लिमिटेड फॉर्म में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास की प्रक्रिया शुरुआत किया था। हमारे पास में बहुत अच्छा जो हमारे पास जो बड़ा जिस पर हम गौरव कर सकते थे, भिलाई स्टील प्लांट, बाल्को हमारे पास में, इस तरफ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये कुछ बड़े हमारे पास में संस्था थे जिनके माध्यम से हम राज्य की आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते थे। तो इसी क्रम में जो है 2004 से लेकर के 9 तक फिर नई औद्योगिक नीति आ गया और उसके बाद फिर जो है 9 से लेकर के फिर 14 तक के लिए हमने फिर से नई औद्योगिक नीति और उसके बाद 14 से लेकर के फिर 19 तक के लिए अलग औद्योगिक नीति। साथ में यहां भी जानते हैं कि जब सरकार का जब परिवर्तन हो जाता है,
सरकार का जब परिवर्तन हो जाता है तो उसने फिर नई औद्योगिक नीति 2019 से लेकर के 2024 तक, और अभी वर्तमान जो वर्ष है यहाँ भी वैसे ही परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। राज्य सरकार ने घोषणा भी कर रखा है कि वह नई औद्योगिक नीति 2019 से लेकर के 24 जो औद्योगिक नीति की जो अवधि थी उसकी अवधि भी समाप्त हो रहा है। तो हमें बिल्कुल नए दृष्टिकोण के साथ, और उस नए दृष्टिकोण के मतलब उस दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं वो जो विकसित छत्तीसगढ़ 2047 तक की लक्ष्य के अनुरूप जो औद्योगिक नीति हो, उस औद्योगिक नीति को सरकार ने घोषणा कर रखा है कि वह 1 नवंबर 2024 को राज्य की गठन के दिवस पर उनको वहां प्रस्तुत करेंगे। तो यही सब बातें हैं। मतलब ये है कि हमारे औद्योगिक विकास की जो गतिविधियां हैं, हमने यहाँ काफी कुछ प्रयास करके बहुत ठीक किए हैं। हम जो है एक पावर रिच स्टेट है, सरप्लस पावर है हमारे पास में। वर्ष 2008 से हम जो है जीरो कटौती वाला एक स्टेट बन चुके हैं, जीरो पावर वाला ये, जीरो पावर कटौती वाला ये। व्यापार सुगमता जो सूचकांक अगर देखे, जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स में अगर देखे, तो राज्य की स्थिति जो है वहाँ एक्सप्रेशनल जो स्टेट कैटेगरी में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया हुआ है। एक्सपोर्ट में भी अगर देखे राज्य की स्थिति जो है तो पिछले कुछ वर्षों में जो है थोड़ा सा ठीक ठाक बढ़ोतरी हुआ है। हमारे पास सेज भी है, और विशेष रूप से निर्यात में जो बढ़ोतरी जो है खनिजों को लेकर के है, जिनको हम विदेशों में बड़ी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। यहाँ तो हुआ में उद्योगों की है। दूसरी बातें जो है बहुत महत्वपूर्ण वहां है राज्य में औद्योगिक। इससे पहले थोड़ी सी और बातें उद्योग संदर्भ में, जिससे बताया मैंने कि उद्योगों का विकास तो हमारे पास में हुआ, मगर मुख्यतः यहाँ राज्य के मध्य क्षेत्र में, मीन्स रायपुर और आसपास, जैसे जो जहां पर कोरबा सेंटर एक कॉम्प्लेक्स बन गया, भिलाई दुर्ग कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक इस तरफ बलौदाबाजार, ये फिर से कुछ चुने वाले क्षेत्र में है। मगर जो है ये जो दक्षिण का जो पूरा हमारा जो क्षेत्र है वो लगभग अछूता सा रहा। साथ में वैसे ही जो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी जो क्षेत्र है, सरगुजा जो क्षेत्र है, वहां भी लगभग वैसे ही अछूता रहा। तो स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक विकास की जो पूरी जो परियोजना है, एक तरह से वहां असंतुलित तरीके से जो है वहां विकसित होती चली गई। यही परिणाम है कि वर्तमान में भी हमारी जो स्थिति है औद्योगिक जो विकास की, वहां असंतुलित है। मध्य क्षेत्र में पूरे उद्योगों का संकेंद्रण है, जबकि बस्तर क्षेत्र संसाधनों से परिपूर्ण होने के बावजूद अभी भी वहां कोसों दूर है। तो तीसरी क्रम में, इसी क्रम में देखते हैं, और इसी क्रम में जो है अर्थव्यवस्था की वहां होता है अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा बुनियादी तत्व है किसी भी अर्थव्यवस्था का जिसका मल्टी बैरल इंपैक्ट आता है। मतलब यह है कि यदि यहाँ एक ऐसा जो क्षेत्र है जिसमें अगर यदि आप 1 रुपए के अगर निवेश कर रहे हैं तो यहाँ जो है उसका 10 गुना आपको जो है लाभ दे रहा होता है, एक ऐसा क्षेत्र है। इसीलिए इसकी महत्ता को समझ करके भारत सरकार के द्वारा आजादी के प्रारंभ से ही अंजलि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हमने अवसंरचनाओं में जो है विकास के लिए हमने बहुत अच्छे प्रयास किए। हालांकि उन प्रयासों को कभी जो है धक्का लगा भी अलग अलग कारणों से, मगर वर्तमान में जिस प्रकार से भारत की सरकार के द्वारा जो पूंजीगत जो व्यय है उसमें जिस प्रकार से बढ़ोतरी किया गया है पिछले कुछ वर्षों में, यहाँ जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक अच्छा कारक हो सकता है। महत्वपूर्ण यहाँ होता है कि यहाँ जो निवेश पूंजी के रूप में जो किया जा रहा है उसकी निरंतरता बनी रहे और उसका सही प्रकार से उपयोग हो सके। तो वैसे ही जो है राज्य के लिए हमारी ये छत्तीसगढ़ में जो है अगर अवसंरचनाओं को विकास किया जाना है, हालांकि राज्य में अवसंरचनाओं के विकास का प्रयास जो है वर्ष 2000 से ही किया गया। उस समय हमारे पास सड़क थे, सड़कों की लंबाई हालांकि कम थी, हमने धीरे धीरे जो है सड़क बनाने शुरू कर दिए। उसी समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी शुरुआत किया गया था। वहां भी जो है उसके माध्यम से अब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की जो है अब निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ गई और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। ग्रामीण क्षेत्रों को जिले जो
मार्ग है, जिला जो सड़क है, वहां तक जोड़ने के लिए हमने संपर्क सड़कों के निर्माण किया, और जिले सड़कों को हमने फिर जो है राज्य जो सड़क थे हमारे ये, उससे हमने जो है निर्माण, उससे हमने जोड़ने का काम शुरू किया। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, वैसे जो है जिला जो सड़क था, राज्य स्तर की सड़क, और साथ में वैसे जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, इनके साथ साथ रेलवे का भी थोड़ी सी विकास हुई। हमने कुछ जो विमानन क्षेत्र है उसके लिए भी कुछ प्रयास किए, मगर ये जो प्रयास है, ये प्रयास जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती चले गए। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में जो है भारत राज्य के साथ में जो है एक और भी समस्या जो है अपने बाहें फैलाकर जो है वहां इंतजार कर रहा था, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है चुनौती बना। वहां था पूरे बस्तर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, साथ में जो है और मध्य क्षेत्र के भी कई जिले, यहां जो है एक व्यापक वामपंथी नक्सली उसके चपेट में आ गए, जिनकी वजह से उस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास की जो योजनाएं को ना तो बहुत प्रभावी प्रकार से जो है उनको लागू करने में भी चुनौती उत्पन्न हुआ, और साथ में जो है अवसंरचनाओं के विकास में भी चुनौती उत्पन्न हुआ। तो इन सब की वजह से जो है हमारी अवसंरचनाएं बहुत अधिक विकसित नहीं हो पाई, मगर अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं और इनको बहुत तेजी से और गति देने की आवश्यकता है। वैसे ही अगर राज्य की अगर शिक्षा की स्थिति की अगर बात करें, तो राज्य में शिक्षा की वर्तमान स्थिति अगर सांकेतिक रूप से अगर देखें तो ठीक है। 2011 के अनुसार हमारी जो साक्षरता है लगभग 70% के आसपास में है, मगर इसमें भी अगर देखेंगे तो महिला और पुरुषों की जो साक्षरता की जो स्थिति है उसमें असमानता को प्रदर्शित करता है। उनमें अगर आप उनमें अनुसूचित जातियों में और अनुसूचित जनजातियों में भी अगर तुलना करेंगे तो वहां भी जो है असमानता को प्रदर्शित करता है, एक अलग उसका जो है विश्लेषण हो जाता है ये। वैसे ही जो है अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों में भी अगर महिला और पुरुषों की साक्षरता की अगर बातें देखेंगे आप, तो वहां भी अभी भी जो है असमान बना हुआ है। तो ये शिक्षा की स्थिति जो है अगर हम देखें तो प्राथमिक शिक्षा की अगर मान लो जो है पहले प्रारंभिक स्तर में तो उनका इनरोलमेंट नामांकन ही हमारा 100% नहीं हो पा रहा था, मगर धीरे धीरे जो हमने प्रयासों से अभी हमने अपनी इनरोलमेंट रेशियो को और बढ़ाया। प्राथमिक स्तर पर जो है कम से कम प्राथमिक स्तर तक तो बच्चों को हम पहुंचाए। राज्य सरकार ने कई अलग अलग योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए, केंद्र सरकार के प्रयासों ने भी उनको एक गति दिया। और फिर प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा और फिर उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा और कई जो प्रबंधकीय और जो शिक्षा है वो धीरे धीरे जो है अब आगे हम उसको और अधिक तेजी से विकास करते चले गए। और इसी का परिणाम है कि वर्तमान में हमारे पास में जो है कई विश्वविद्यालय है, कई जो है IITs है, कई हमारे पास में जो है IIM IITs है, वैसे जो है एम्स हमारे पास में है। तो अभी भी प्रयास जारी है, NITs है। तो ये सब जो है हमारे जो है इस पूरे शिक्षा के स्तर को जो है एक वास्तविक स्तर में और ये सुधार के संकेत दे रहे हैं, मगर हमें और अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ये हमारी आर्थिक स्थिति है। ऐसी अगर स्वास्थ्य की अगर बात किया जाए राज्य में, तो राज्य गठन के बाद से जो है राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में अगर देखें तो स्वास्थ्य की जो स्थिति है वह पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है। राज्य में जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। महिलाओं की जो कुपोषण, बच्चों में जो कुपोषण की जो मात्रा और जो महिलाओं की जो समस्या हुआ करता था उसमें कमी आई है। संस्थागत जो प्रसव है वहां मात्रा बढ़ी है। ऐसे कुछ अच्छे संकेतक है। राष्ट्रीय जो फैमिली और जो हेल्थ सर्वे बता रहा है हमें कि हमारे जो स्वास्थ्य के संकेतक है काफी पहले की तुलना में अच्छे आ रहे हैं, मगर हमें और अभी उस जो सतत विकास लक्ष्य के जो पहला लक्ष्य है
भुखमरी से समाप्ति, गरीबी से समाप्ति, दूसरा में जो फिर जो कुपोषण, भुखमरी, ये जो सब बातें हैं, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब बातें हैं, उनको भी हमें जो है अभी बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त, बड़े लक्ष्य बना करके जो है हमें उनको प्राप्त करने की आवश्यकता है। वैसे जो है राज्य में अगर ग्रामीण और नगरीय विकास की बात करें तो पहले की तुलना में हमने काफी प्रयास कर लिए। हमारी पंचायतें भी मजबूत हुई है, नगरीय निकाय जो है वहां मजबूत हुए हैं, वहां अपने स्तर में भी और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से भी और केंद्र सरकार की योजनाएं उनके माध्यम से भी हमने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र को विकास करना शुरू कर दिया और हमारी स्थिति पहले की तुलना में काफी अच्छी हो चुकी है, मगर हमें अभी भी और बहुत आगे जो है चलनी बाकी है। वैसी जो है आदि विकास योजना के अंतर्गत आदिवासी विकास, आदिवासी जो है आप जानते हैं कि राज्य के एक बहुत महत्वपूर्ण, पूरी इस छत्तीसगढ़ की जो है संस्कृति में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी जनसंख्या भी बहुत अच्छी खासी है, लगभग 30% के आसपास उनकी जनसंख्या भी है हमारी, ये यहाँ भी जानते हैं। तो स्वाभाविक है उनकी विकास, यदि वही अगर विकास की मुख्य धारा में अगर वहां सम्मिलित नहीं हुए तो इस राज्य की विकास का कोई अर्थ नहीं रहेगा। मगर अभी भी जो है हमारे जो आदिवासी जो भाई बहन हैं वहां उनके सामाजिक आर्थिक संकेतक अगर देखें विकास का, चाहे वहां स्वास्थ्य का, कुपोषण का स्तर देखे, चाहे वहां संस्थागत प्रसव की बात करें, चाहे उसमें कोई बीमारी, एनीमिया जैसी बीमारी, सिकल सेल जैसी बीमारी, इन सब बातों को भी अगर ध्यान दे तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमें और वहां पर और प्रयास करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से जो विशेष पिछड़ी जनजाति की जो समूह के जो आदिवासी समूह हैं और साथ में ऐसे और भी इस पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी जो है अंतिम रूप से अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में जब बात करेंगे तो वहां होता है सुशासन और समावेशिता का। सुशासन को एक शासन का ऐसा मॉडल माना जाता है जिनको विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो सुशासन को, गुड गवर्नेंस को जो है विश्व बैंक के द्वारा एक संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि इसके बाद में जो है कई अलग अलग संस्थाओं के द्वारा भी प्रस्तुत किया गया, मगर सुशासन एक ऐसा शासन का जो है एक सशक्त माध्यम है जिसमें पारदर्शिता होती है, जवाबदेहिता होती है, सामाजिक आर्थिक न्याय की इसमें विचार होता है और सी सेवाओं की जो है स्पुर्दगी बहुत सहज और सरल तरीके से अपने नागरिकों तक करने की मंशा होती है। ऐसे शासन से ही जो है जो समाज के जो बिल्कुल जो सीमांती क्षेत्र में, मार्जिनल क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको भी जो है सामाजिक आर्थिक विकास की गतिविधियों का जो लाभ है या उसमें विकास की गतिविधियों में ही जो है उनको समावेश करा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है राज्य के द्वारा सुशासन और समावेशिता, इन सब बातों को ध्यान में रख करके जो है वहां कई प्रकार की जो है गतिविधियों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से, लक्ष्यों के माध्यम से राज्य के विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित कर उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रणनीति बनाए हुए हैं। तो स्वाभाविक है यदि आप एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, राज्य सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है एक अभ्यर्थी के रूप में सरकार की नीति किस प्रकार की है यहां हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यही नीतियां ही हैं जो हमारे प्रश्न के रूप में हो सकते हैं और होते भी हैं अनिवार्य रूप से। तो हमें इन नीतियों को बहुत अच्छे प्रकार से समझ लेने की आवश्यकता है। इसीलिए कि वर्तमान में राज्य सरकार की नीति क्या है, राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास की, इन्हीं नीतियों का एक लेखा जोखा जो है यहां आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत कर रखा है। वह जो लेखा जोखा है उसमें अगर देखें, अगर मान लो तो वर्तमान में जो सरकार की जो नीति है, उनकी विकास के जो लक्ष्य है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो रणनीति बना रखा है, उनमें
अगर देखें तो यहाँ मध्यकालीन लक्ष्य और दीर्घकालीन लक्ष्य, ऐसे लक्ष्यों को जो है राज्य सरकार ने जो है स्थापित किया हुआ है। ऐसे लक्ष्यों में जो है जो जिसके मध्यकालीन लक्ष्य है वो आगामी 5 वर्षों के लिए है, मतलब 2028 तक, इस 2024-25 लेकर 2028 तक, आगामी 5 वर्षों में निश्चित 2028 तक राज्य की जो हमारी जो जीएसडीपी है, जो वर्तमान में जैसे बताया मैंने कि लगभग 5 लाख करोड़ के आसपास में है, 5 से लगभग 5.9 लाख करोड़ के आसपास में है, इनको आगामी 5 वर्षों में हमने 10 लाख करोड़ का करना है। ये हमने लक्ष्य बनाया हुआ है जीएसडीपी को, ठीक है। और वैसे जो है दीर्घकालिक रूप से छत्तीसगढ़ को विकसित भारत 2047 के साथ समायोजित करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का लक्ष्य भी हमने बना रखा है, जिससे यह राज्य भी जो है उस भारत के 2047 के विकसित भारत की जो विचार है, उस लक्ष्य है, उसमें अपना योगदान दे सके। मतलब यह है कि हम उस सिद्धांत पर चल कर के जो है, या फिर हमारा जो राह है वह एक ऐसा है कि जो संवैधानिक लक्ष्य है, जो भारत के संविधान ने जो निर्धारित किए हैं, सामाजिक आर्थिक विकास का, सबों के कल्याण का, उस कल्याण के लिए हमने जो पथ बना रखा है, रास्ता बना रखा है राज्य सरकार की, वह है सहकारी संघवाद का सिद्धांत। सहकारी संघवाद का मतलब होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, डॉक्ट्रिन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। मतलब ये है इसका बहुत सरल शब्दों में कि भारत के एकात्मक परिसंघ में भारत के संविधान ने जो लक्ष्य बना रखे हैं, उसमें संघ भी जो है उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, साथ में राज्य भी उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। दोनों साथ में मिलकर के प्रयास करेंगे उन संवैधानिक लक्ष्यों को। इसी संकल्पना से लगभग ओतप्रोत होती है हमारी ये सहकारी संघवाद का जो सिद्धांत है। अब इस सरकार की जो विकास की जो रणनीति है, जैसे बताया मैंने कि 2047 तक की जो दीर्घकालिक लक्ष्य है, हालांकि अभी उसके लिए हमारे पास में सरकार का अभी दृष्टिकोण पत्र वर्तमान में नहीं आया है। यहां जैसे जानते हैं कि यहां दृष्टिकोण पत्र जो है 1 नवंबर 2024 को प्रस्तुत किए जाने हैं राज्य गठन के दिवस पर। सरकार ने यहां घोषणा कर रखा है, मगर हमारे पास वर्तमान में जो मध्यावधि जो लक्ष्य है, जो मध्यावधि जो लक्ष्य बना रखे हमने उस 10 लाख जीएसडीपी का, 10 लाख करोड़ के जीएसडीपी का, उसके लिए हमारे पास में एक सरकार ने जो है अपनी रणनीति प्रस्तुत कर रखा है, और वहां जो है 10 सूत्रों से बंधी हो गई है, जिनमें पहला जो है सूत्र है उस मध्यावधि लक्ष्य का, जिनको आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के रूप में स्थापित किया है, वह है ज्ञान का। ज्ञान का मतलब ये है, जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, और आ का मतलब अन्नदाता, और एन का मतलब नारी। कहने का मतलब यहां हुआ सरकार की नीति में इस ज्ञान का मतलब हुआ गरीब, युवा और अन्नदाता और नारी। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो पहला जो है लक्ष्य बना रखा है कि विकास का जो केंद्र बिंदु जो है, ये 4 प्रमुख वर्ग हमारे होने वाले। तो स्वाभाविक ही जो विकास की योजनाएं बनेंगी, जो राज्य सरकार जितनी भी योजनाएं बनेंगे, इस केंद्र बिंदु को, उनका सबका केंद्र बिंदु जो है यही रहेगा। मतलब गरीबी समाप्त करने की बातें हो, युवाओं को जो है सशक्त और रोजगार देने की बातें हो, किसानों को जो है उनकी आय बढ़ाने, और महिलाओं की सुरक्षा और उनका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सशक्तिकरण। वैसे ही दूसरा जो महत्वपूर्ण जो उपाय बना रखे हैं, जो टूल्स बना रखे हैं, जो स्तंभ है, वह है तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास। इसका जो अगर
थोड़ा सरल भाषा में अगर हम समझने का प्रयास करें, इसका मतलब यहाँ है कि तकनीक आधारित रिफॉर्म मतलब ये है कि जब पूरी दुनिया जो है तकनीक को और उस आधुनिकता की जो पहचान के रूप में, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बातें हैं, चाहे वहाँ डेटा एनालिटिक्स की बातें हैं, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम डेवलपमेंट की बातें हैं, या सैटेलाइट बेस्ड जो है कम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है, या फिर ऐसे और भी कई, या फिर जो है प्रशासन में हम तकनीक का प्रयोग करके कैसे नागरिकों को और सहज सरल तरीके से, प्रभावी तरीके से सुविधाओं को हम वहां पर पहुंचा सके। इसीलिए तकनीक आधारित रिफॉर्म की बातें कह रहे हैं ये। इनके साथ साथ जो है सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास, सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में, भारत के प्राचीन इतिहास में एक राजवंश हुआ करता था जिसने अपनी आर्थिक विकास की गतिविधियों को जो है इस प्रकार से उसने स्थापित किया, आधार दिया, जिससे जो है समाज की, कला की, संस्कृति की, विज्ञान की एक चरम अवस्था उस समय तक में विकसित हुई। इसीलिए उस राजवंश को, जिसने सुशासन के बेसिस पर जो है, सुशासन के आधार पर उन्होंने एक विशाल आर्थिक साम्राज्य की स्थापना किया, जिनको आप गुप्त राजवंश के रूप में जानते हैं प्राचीन भारत में। तो वैसे यहां पर जो है आर्थिक विकास के लिए जो गवर्नेंस का जो मॉडल है वह क्या है? सुशासन। तो आर्थिक विकास के लिए जो है सुशासन को जो है यह मॉडल है। इस सुशासन के मॉडल में जो है स्वाभाविक है, सुशासन के मॉडल में जो कोर वैल्यू जो होता है वह होता है उनमें कि जो सत्यनिष्ठा है, जो इंटीग्रिटी है, सत्यनिष्ठा है। यहां जो सत्यनिष्ठा जो है किसके प्रति? विकास के प्रति, अच्छे शासन के प्रति। वैसे जो है वहां पारदर्शिता है, ऐसी जो है वहां पर सहयोग की भावना है, संवेदनशीलता है, वंचितों की सेवा है। ये सुशासन के ऐसे कुछ और कोर वैल्यूज होते हैं। इन सबको ध्यान में रख करके जो है राज्य की आर्थिक विकास की रणनीति को आगे बढ़ाना। इनके साथ साथ जो है तीसरा जो महत्वपूर्ण जो लक्ष्य बना रखे हैं वहां जो है कि तमाम चुनौतियां जितने भी है, वर्तमान राज्य की सामाजिक आर्थिक विकास की चुनौतियां कई हैं। उन चुनौतियों के बीच हमें बहुत अधिकाधिक मात्रा में जो है पूंजी निवेश, पूंजीगत व्यय ये सुनिश्चित करना है। ये राज्य सरकार की जो है, जो बजट की जो नीति है, सरकारी जो व्यय की बात कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। मतलब कुल जैसे कि अगर मान लो वर्तमान में 2024-25 के लिए जो हमारा जो बजट है, उस बजट में अगर हमने लगभग 1,47,000 करोड़ का हमने जो है लक्ष्य, हमने टोटल कैप बना रखा है। हमारा इतना प्राप्ति और इतना हमारा व्यय हम करने वाले हैं इस वित्तीय वर्ष में। तो उसमें जो है हमने एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पूंजीगत व्यय के रूप में बना रखा है। पूंजीगत व्यय मैंने पहले बता चुका हूं कि पूंजीगत व्यय एक ऐसा व्यय होता है जो पूरी विकास की पहिया को और तेजी से आगे बढ़ाता है, जो पहिए को तेज करता है। ये इसीलिए जो है इस पर और अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। स्वाभाविक इससे जो है सड़कें बनेंगे, विद्युत का विकास होगा और भी कई अवसंरचनाओं, पुल, ऐसी कई प्रकार की अवसंरचनाओं का निर्माण होगा। इनके साथ साथ जो है चौथा जो लक्ष्य बना रखे हैं, जो रणनीति का जो हिस्सा है उस स्तंभ के रूप में, वह है प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल। प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल का मतलब यहां हुआ
कि वर्तमान छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास जो उपलब्ध जो प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे वहां खनिज से संबंधित संसाधन हो, चाहे वहां वन से संबंधित संसाधन हो, हमें इनका दोहन बहुत समुचित प्रकार से करना है, जिससे उस क्षेत्र के सभी वासियों को न्याय मिले कि वहां भी जो है सामाजिक आर्थिक विकास की गतिविधियां हो, कि न्याय का वितरण सबको समान रूप से हो। ऐसी जो है हमने अर्थव्यवस्था की पांचवी जो स्तंभ के रूप में विकास के रूप में बना रखे हैं, वहां है अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र का नई संभावनाओं पर जोर। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था, राज्य की जब अर्थव्यवस्था की स्थिति बात कर रहा था उस समय, कि हमारी जो है टोटल जो जीएसडीपी में जो कृषि जो क्षेत्र है लगभग 15% के आसपास, उद्योग जो है 51% के आसपास, और वैसे ही सेवा क्षेत्र जो है लगभग 31% के आसपास उनका हिस्सा है। तो ऐसे अगर देखें तो हमारा जो सेवा क्षेत्र है, ये जो एक जनरल जो डेवलपमेंट के जो मॉडल होता है वहां उसमें फिट नहीं बैठ रहा है। सामान्यतः जो है विकास की गतिविधियों में जैसे आगे बढ़ती है कोई भी राज्य, तो उसमें कृषि स्वाभाविक रूप से कम होता है और उद्योग बढ़ते हैं, मगर सर्वाधिक जो बढ़ता है सेवा क्षेत्र बढ़ता है, जैसे कि भारतीय क्रम में हुआ। मगर छत्तीसगढ़ में स्थिति थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है। हमें सेवा क्षेत्र पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां संभावनाएं बहुत ज्यादा हमारे पास में हैं। हमें इसके लिए बहुत अधिक स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता होती है। तो स्वाभाविक रूप से हमें यहाँ पर जो है कौशल विकास के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। वैसे ही छठवां जो है जो स्तंभ है विकास के लिए जो सरकार ने बना रखा है, वहां है सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना। स्वाभाविक है, कोई भी विकास जो होता है या कोई भी एक गतिविधि जो चलती है, जैसे कि रथ चलता है, तो रथ तभी चलता है तब जब उनका दोनों पहिया साथ साथ चल रहा हो। तो स्वाभाविक है इस राज्य के विकास में या भारत के विकास में, क्योंकि विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या विषय है हमारे लिए? निवेश है। निवेश केवल सरकार के द्वारा ही अगर किए जाएंगे तो वहां पर्याप्त नहीं है, हमें निजी निवेश की भी आवश्यकता होती है। निजी निवेश के माध्यम से जो है हम आर्थिक विकास की जो पहिया है उनको और अधिक तेजी से चला सकते हैं। इसीलिए सरकार के यहाँ जो है मंशा है कि राज्य की व्यापारिक वाणिज्यिक नीति को, कर की नीति को ऐसा बनाया जाए जिससे राज्य में जो निवेश, निजी निवेश की जो संभावनाएं हैं उनको और अधिक बढ़ाया जा सके। ऐसी जो है जो सातवां जो इसमें जो स्तंभ बना रखे हैं वहां अपने आप में यूनिक है। यूनिक इस तरह से कि ऐसा जैसे मैंने डिस्कस किया कि 2000 से ही जो है वर्ष राज्य की गठन से ही जो है बस्तर पूरा जो क्षेत्र है हमारा और जो सरगुजा क्षेत्र है इस पर ध्यान दिया गया, मगर बहुत अधिक वैसा ध्यान नहीं दिया गया जैसे कि जो छत्तीसगढ़ का जो मध्य क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, वहां पर ध्यान दिया गया। इसीलिए राज्य सरकार के द्वारा अपनी इस विकास की इस रणनीति में जो मिड-टर्म जो हमारे जो लक्ष्य है उसमें सातवें लक्ष्य के रूप में, सातवें स्तंभ के रूप में बस्तर सरगुजा की ओर भी देखो, ये इस तरह से उन्होंने अपना एक स्तंभ के रूप में स्थापित कर रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि बस्तर क्षेत्र में विकास की जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को जो है हमें तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। चाहे वहां इको टूरिज्म के माध्यम से हो, इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के माध्यम से हो, चाहे वहां नेचुरोपैथी के माध्यम से हो, चाहे वहां लघु वन उत्पाद संस्करण के माध्यम से हो, चाहे वहां सरगुजा क्षेत्र में उद्यानिकी की विशाल संभावना है, मछली पालन का क्षेत्र है, ऐसे कई क्षेत्र हमारे पास में। ये सब क्या है? बस्तर क्षेत्र, जिससे जो है छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्रीय असमानता है विकास की उनको धीरे धीरे जो है कम किया जा सके। वैसे ही जो है आठवां जो लक्ष्य बना रखा है सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, वह है डीडीपी। डीडीपी का मतलब यह हुआ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स। इसका मतलब यह है
डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स का मतलब यह है कि अगर छत्तीसगढ़ की अगर भौगोलिक बनावट को अगर देखें, तो गौर से अगर आप देखें छत्तीसगढ़ की भौगोलिक बनावट को, तो आपको 3 स्पष्ट क्षेत्र नजर में आएंगे। एक सरगुजा क्षेत्र है, दूसरा जो महानदी का पूरा मैदानी क्षेत्र है, तीसरा पूरा ये बस्तर का पठारी क्षेत्र है। तो ये तीन अलग अलग ये रीजन है। ये तो स्वाभाविक है, चाहे उत्तरी भाग की बात करो, मध्य मैदानी भाग की बात करो, दक्षिणी भाग की बात करो, सबकी जो है अपनी अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर है। ज्योग्राफिकल फीचर के साथ साथ जो है उनके सोशल और कल्चर फीचर भी अलग अलग है। साथ में जो है उनकी आर्थिक आवश्यकताएं अलग अलग है, विकास के अलग अलग स्तर है। तो स्वाभाविक है वहां संभावनाएं भी जो है आर्थिक विकास की वो अपने आप में विशिष्ट है। बस्तर की आर्थिक विकास की विशेषताएं अलग प्रकार की है, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र की आर्थिक विशेषताएं जो है बिल्कुल अलग प्रकार की है। तो ये सब बातें हैं। इसीलिए हमें जो है छोटे छोटे पॉकेट्स डेवलप करने होंगे। जो रायपुर जैसे कि हमारा जो स्टेट कैपिटल है, तो स्टेट कैपिटल के और आसपास के क्षेत्रों में क्या स्टेट कैपिटल रीजन भी हम डेवलप कर सकते हैं SCR के रूप में, या फिर जो है ऐसे और क्या नया जो है सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या फिर लाइवलीहुड सेंटर फॉर एक्सीलेंस या फिर कोई IIT पार्क, ऐसे और भी कई जो है हम जिनको उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ग्रोथ का इंजन के रूप में जो है विकसित कर सकते हैं। चाहे वहां दुर्ग की बात हो, चाहे भिलाई की बात हो, चाहे वहां अंबिकापुर की बात हो, कोरबा, रायगढ़, कोई भी ऐसे। इसके लिए जो है हमें इसके विकास के लिए हमें जो है नीतियां तैयार करने की आवश्यकता होती है। इन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इससे हमारा फायदा यह होगा कि ग्रामीण विकास की गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। इसी क्रम में फिर जो है 9वां जो स्तंभ के रूप में इस मिड टर्म में जो है वहां सरकार ने जो रखा है वह है छत्तीसगढ़ी संस्कृति का विकास। छत्तीसगढ़ी संस्कृति जानते हैं कि यहां विविधताओं से भरी पड़ी हुई है, सामाजिक संस्कृति है। उस प्राचीन आदिम संस्कृति से लेकर के जो है आधुनिक जो मान्यताएं हैं, आधुनिक जो मूल्य है, वहां सब छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं। यहां सब जो है छत्तीसगढ़ के हिस्से है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की जो समेकित जो संस्कृति है, उस समेकित संस्कृति को हमें बनाए भी रखना है, उनका संरक्षण भी करना है और हमें साथ में उनका संवर्धन भी करना है। उनकी हमारी नीति होगी। ऐसी जो है दूसरा सबसे लास्ट जो इसमें जो हिस्सा है वह है क्रियान्वयन का महत्व। क्रियान्वयन का महत्व मतलब यह है इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये एक रणनीति के रूप में है। ये इस प्रकार के जो है स्तंभ को स्थापित करके कि सरकार जो है यहां बताने के प्रयास कर रहे हैं, उनकी जो मंशा है वह इस प्रकार की मंशा है कि केवल जो है प्रयास कर देने से बस नहीं, वास्तविकता जो है उनको प्राप्त करने से है। इसीलिए जो है उन्होंने राज्य में जो सरकार की जो नीति है, उन नीतियों के माध्यम से जो वर्तमान जो राज्य की जो स्थिति है उसमें एक बदलाव का दौर स्थापित करने के लिए वह एक थीम के रूप में भी राज्य सरकार की नीतियों में थीम के रूप में बदलबो यहां भी जो है उन्होंने ऐसे स्थापित किए हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ये रणनीति बना रखा है। अब ये तो जो है एक सोची समझी रणनीति बना रखा है, मगर कोई भी नीति जो है वह उस समय जो है तक सफल नहीं मानी जाती। वह नीति कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक उनके कोई अच्छे परिणाम या उनको ठीक प्रकार से इंप्लीमेंट ना किया जाए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
तो यही सब बातें हैं, ये सरकार की नीतियां हो गई। अब ये तो नीतियां हैं, अब ये कह रहे हैं कि अब हमें और अधिक वित्तीय संसाधन की आवश्यकता है। हमने पहले इसमें राज्य के आर्थिक स्थिति को समझ लिए और उसके बाद अभी जो है नई जो सरकार गठित हुई है उनकी नीति किस प्रकार की होगी भविष्य को लेकर के उसने अपना एक जो मिड टर्म जो स्ट्रक्चर है, जो दृष्टिकोण पत्र है, उन्होंने सामने रख रखा है। अब जैसे बताया मैंने जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है बहुत अधिक विशेष राज्य को अधिक वित्तीय संसाधन की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने वित्त आयोग से मांग कर रखा है। अब हम ये समझेंगे कि वर्तमान में राज्य सरकार को बहुत अधिक मात्रा में या फिर राज्य को अधिक वित्तीय संसाधन की आवश्यकता क्यों है, या फिर किसी भी राज्य को इन जनरल भी अगर बात करेंगे तो अधिक वित्तीय संसाधन की आवश्यकता क्यों होती है, उनकी बात करें तो यहां मैंने कुछ 10 प्रमुख कारण बता रखे हैं। 10 प्रमुख कारण बता रखे हैं जिनकी वजह से, जिनके लिए राज्य को अधिक वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होगी, ऐसा सरकार का मानना है। तो ये मैंने जो है ये 10 प्रमुख कारण ऐसे कुछ इसमें बना रखा है और यहां जो है हमारे एग्जाम की तैयारी को यहां जो है एक दिशा भी दे सकता है। जैसे पहले जैसे कि मैंने कारण बना रखा है कि राज्य सरकार को राज्य को अधिक मात्रा में वित्तीय संसाधन की आवश्यकता क्यों, तो पहली मुख्य बात है नवगठित राज्य है। हालांकि जो है हमें अभी 23 वर्ष हमने लगभग पूर्ण कर लिए हैं और उसके बाद 24वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, तो स्वाभाविक है ये समय तो ठीक है, मगर बाकी और राज्यों की तुलना में अगर देखें तो हमारा राज्य बहुत ही नया नया गठित हुआ है। कठिन और बहुत दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाला एक राज्य है, तो स्वाभाविक है यहां बहुत कठिन और दुर्गम जो परिस्थितियां हैं उस प्रकार के जो है राज्य है, तो स्वाभाविक है यहां जो आर्थिक विकास की जो गतिविधियां हैं वो स्वाभाविक रूप से उनकी उत्पादकता जो है कम हो जाती है। मगर इन सब के बावजूद हमें सामाजिक और आर्थिक विकास की, मानव विकास की गतिविधियों को अगर आगे बढ़ाना है तो स्वाभाविक रूप से हमें प्रयास करने ही होते हैं, मगर उन प्रयासों का जो परिणाम है वो बहुत अधिक हमें दिखाई नहीं देते हैं, वह धीमा होता है। साथ में ऐसी और भी कई चुनौतियां होती हैं, इसीलिए हमें जो है केंद्र से और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। यह पहला कारण। दूसरा कारण, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उनकी अर्थव्यवस्था की संरचना में अगर आप देखेंगे तो हालांकि कृषि का योगदान जो है जीडीपी में वह बहुत अधिक नहीं है, 15-16% के आसपास ही है। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग 51% तक हो चुका है, सर्विस सेक्टर लगभग 31% के आसपास है। मगर जो है हम इनमें जो कामगारों की अगर स्थिति देखें, इसमें जो लोग लगे हुए उत्पादन में उनकी अगर स्थिति देखें तो कृषि और संबंधित क्षेत्र अभी भी ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्तमान में लगभग हमारी पूरी जो है 80% तक लोग, जनसंख्या हमारी सब के सब जो है कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। मतलब यहां हुआ हमारा तो कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रचंड बेरोजगारी की दौर से गुजर रहा है, जिनमें उत्पादकता जो है ये सीमांत उत्पादकता अगर कहा जाए तो बहुत ही कम है, ये भी जीरो भी कह सकते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है उस कृषि क्षेत्र में जो अतिरिक्त जो लोग लगे हुए हैं उनको वहां से निकाल करके, उनको उस क्षेत्र से निकाल करके कौशल प्रदान करके, चाहे वहां औद्योगिक क्षेत्र में हो चाहे वहां सर्विस के क्षेत्र में हो, हमें लगाने की आवश्यकता है। यह राज्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो स्वाभाविक है ऐसी चुनौतियों को अगर समाधान करना है तो उनमें बहुत अधिक मानव संसाधन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे जो है कुशल मानव संसाधन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश, कौशल विकास में निवेश, जिससे
राज्य में जो मैन्युफैक्चरिंग, जो विनिर्माण के जो क्षेत्र है वहां पर उनको लगाया जा सके, सर्विस सेक्टर में उनको लगाया जा सके, जिससे छत्तीसगढ़ के जो जीएसडीपी में जो असंतुलन जो उत्पन्न हो रहा है संरचनात्मक स्तर पर, उनको ठीक किया जा सके, जो विकास को एक सतत प्रक्रिया को जो है गति देती रहे। तीसरा, तो इसके लिए हमें बहुत अच्छी मात्रा में जो है अच्छी खासी हमें संसाधन की आवश्यकता है। इसीलिए तीसरा जो मैंने कारण पहचान रखा है आपके लिए वह है कि जैसे कि जब जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2017 से जो है पूरे भारत में जो है जीएसटी का जो है क्रियान्वयन किया गया। यह भी जानते हैं एक राष्ट्र एक कर, इसके साथ थीम जुड़ा हुआ है। कमोबेश यहां कहा जाए कि जीएसटी में जो है वह 3 प्रकार के जीएसटी आए, एक सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और तीसरा जो इसमें एकीकृत जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी जो है एक्चुअल में अगर गंतव्य आधारित एक कर व्यवस्था है, गंतव्य आधारित एक जो है एक कर व्यवस्था है ये। तो इस कर व्यवस्था में बेसिकली होता ये है कि हमने, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, छत्तीसगढ़ में जो है खनिज का उत्पादन तो हुआ, छत्तीसगढ़ में जो खनिज का जो उत्पादन तो हुआ, उन खनिजों को जो है हमने कच्चे मटेरियल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में हमने उत्पादन हमने किया, मगर उत्पादन के बाद वो मटेरियल किसी और राज्य में, स्वाभाविक उस पर कुछ तो टैक्स शुरुआती तौर पर लगाया गया, रायल्टी रूप में कुछ प्राप्त हुआ, मगर वो बहुत अधिक होता नहीं है। मगर वही जो है उस खनिज को किसी और राज्य में ले जा करके, किसी और राज्य में ले जा करके उस पर वैल्यू एडिशन किया गया, मूल्यवर्धन किया गया। मूल्यवर्धन के पश्चात जो है उनको वहां पर बेच दिया गया, तो स्वाभाविक है उस पर जो कर लगेंगे वह उस राज्य को ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि यह जो जीएसटी है ये खपत और गंतव्य आधारित कर प्रणाली है। इसकी वजह से राज्य को अगर देखा जाए तो उतना अधिक हमें लाभ नहीं प्राप्त हुआ। इसकी वजह से राज्य के लिए यह चुनौती उत्पन्न हो रहा है कि हमारे जो टोटल जो कर राजस्व है हम उनको और कैसे बढ़ाएं। इसीलिए हमें और अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है केंद्र से सहयोग के रूप में, इसलिए यह मांग किया गया। वैसे ही अगला जो कारण मैंने बना रखा है विकास का, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की आवश्यकता। जैसे पहले बता रखा मैंने कि राज्य में जो है विकास की जो परिस्थितियां हैं, हमारी विकास का जो स्तर है वहां अभी बहुत विषम और असमान है। छत्तीसगढ़ के जो मध्य क्षेत्र है यह अपनी विकास की एक अलग स्तर लेके चल रहे हैं। नए रायपुर जैसे बड़े बड़े हम नए इसमें स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, मगर चाहे वहां बस्तर का क्षेत्र देखे या सरगोजा का क्षेत्र देखे, ये 3 बिल्कुल स्पष्ट रीजन समझ में आ रहा होता है। ये तो विकास की जो है जो असमानता है, असमानता का स्तर इतना स्पष्ट है, तो स्वाभाविक है ऐसे जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं उन असमानताओं को हमें बहुत तेजी से कम करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ऐसी क्षेत्रीय असमानताएं जो है हमारे कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती देने वाली जो कुछ जो हिस्से है, वर्ग है, चाहे वहां इस तरफ माओवाद के रूप में है, वहां कभी ऐसे उभर करके आते हैं। तो हमें उस क्षेत्रीय विकास की जो असंतुलन है उनको बहुत जल्द ही जो है उनको ठीक करने की आवश्यकता है। इसीलिए उन पिछड़े हुए क्षेत्र में, उन पिछड़े हुए इलाकों में हमें लोक हितकारी कार्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ा करके हमें वहां जो बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, बुनियादी जो अवसंरचनाएं हैं, सामाजिक आर्थिक विकास की जो गतिविधियों को हमें तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इनके साथ साथ जो है मैंने अगला लक्ष्य, अगला जो है कारण बता रखा है राज्य के लिए अधिक वित्तीय संसाधन की मांग का, वह है
कमजोर सामाजिक और भौतिक अवसंरचना। हमारे पास राज्य में अगर देखें, हालांकि हमने काफी प्रयास किए हैं सामाजिक और जो आर्थिक जो अवसंरचनाओं के विकास के लिए हमने काफी प्रयास किए हैं, मगर अभी भी हमारे पास में जो शिक्षा से संबंधित जो अवसंरचनाएं होती है, स्कूल होते हैं, स्कूल में बिजली होती है, पानी होते हैं, शौचालय होते हैं, उसमें और भी कई बातें, किताबें होती हैं, उसमें टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स भी चाहिए, उसमें टेलीफोन, उसमें नेट भी चाहिए हमें, ऐसे कई सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं, मगर हमारे पास जो अभी उतनी अधिक मात्रा में हम विकास नहीं कर पाए हैं। हालांकि भारत सरकार के द्वारा भी कुछ प्रयासों को सफल बनाने के प्रयास किया जा रहा है कुछ योजनाओं के माध्यम से, जैसे कि पीएम श्री योजना है, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार मुख्यमंत्री जो है इसमें स्कूल उत्कर्ष योजना है, ऐसे किस प्रकार से ये तो, मगर अभी भी जो है हमें जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है जो सामाजिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल और जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर बहुत अधिक जो है हमें निवेश की आवश्यकता है। अब जैसे कि बता रखा है मैंने कि ये जो हमारे जो निवेश जो स्थिति होती है हमारी, ये चूंकि इसमें भौतिक स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर जो है कई चुनौतियां हैं, इसीलिए कई निवेश की जो परियोजनाएं होती है, कई परियोजनाएं जो है हमारा वह समय पर पूर्ण नहीं हो पाता, जिनकी वजह से उनका व्यय और अधिक बढ़ जाता है। उनका भी वहन किनको करना पड़ता है? राज्य को करना पड़ता है। इसीलिए ऐसी विकास की गतिविधियों को जो है अगर मान लो हम आगे बढ़ा रहे हैं फिर भी, तो हमें उन व्यय भार को वहन करने की जो चुनौती उत्पन्न होता है, उनके लिए थोड़ी सी सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए जो है हमें धन की आवश्यकता है। ऐसी एक और कारण है कि राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह, जानते हैं कि राज्य में बहुत बड़ी जनसंख्या है, अन्य जनजाति बहुल राज्य है, तो स्वाभाविक है खास तौर से जो है उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जो बस्तर या सरगुजा क्षेत्र, जो सीमांती क्षेत्र है, वहां महिलाओं की, आदिवासियों की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उनमें विकास के लिए देखिए घोर गरीबी है, अनिश्चितता है। उस क्षेत्र में सेवाओं को डिलीवर करने की बहुत ही निहायत ही आवश्यकता है। इसीलिए राज्य सरकार ने नियत नीलानाथ योजना भी प्रारंभ कर रखा है कि क्षेत्र में जो बिजली, पानी, सड़क, ऐसे जो बुनियादी जो अवसंरचनाएं हैं, उन संरचनाओं का विकास करे, जिससे जो है उन लोगों तक जो इस समाज का हिस्सा है, अभी भी जो है वहां इस संसाधनों से कोसों दूर है, असमानता है। आबादी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है, अभी भी वहां जो है सामाजिक आर्थिक विकास की धारा है, उससे अभी वहां वंचित है। इसीलिए उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, इस विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें और अधिक वित्तीय संसाधन की आवश्यकता है। ऐसी जो है मैंने कुछ और कारण की पहचान कर रखा है, जैसे कि अगला जो कारण है वह है कि राज्य, आप जानते हैं कि राज्य अपने गठन से पूर्व भी अगर देखा जाए तो यहां जो है एक वामपंथी चरम वादियों का एक केंद्र के रूप में धीरे धीरे बनना शुरू हुआ था। राज्य गठन के पश्चात, राज्य गठन के बाद ये जो वाम चरमपंथी जो विचारधारा की जो गतिविधियां हैं राज्य में बहुत तेजी से बढ़ती चली गई, और यहाँ कुछ समय पहले तक बहुत व्यापक रूप से यहाँ राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के चुनौती के साथ साथ, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए चुनौती के साथ साथ यह प्रशासन के लिए भी सबसे बड़ा चुनौती के रूप में उभरा, और राज्य के एक बहुत बड़ा हिस्सा, कई जिले इस माओवाद के जो है चपेट में आ गए। राज्य सरकार ने गठन के पश्चात हालांकि कई प्रयास किए, और उनके प्रयासों का ही परिणाम अच्छा रहा कि अब धीरे धीरे जो है उनका जो संकेंद्रण, जो पहले पूरे राज्य में बहुत बड़ी हिस्से में बिखरे हुए थे, अब उनका संकेंद्रण जो है कुछ ही हिस्सों में रह गए हैं। मगर अभी भी यहाँ जो है व्यापक
चुनौतियों को जो है खड़ा कर रहे होते हैं, ये बाधा के रूप में है। और राज्य के द्वारा अभी इस वामपंथी जो है चरमवादियों पर, विशेष नक्सलियों पर जो है उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए, उनको नियंत्रण के लिए राज्य सरकार बहुत ही जो है प्रभावी तरीके से उस पर अंकुश लगाने की दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कुछ दिन पहले ही स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट, सेंट्रल आर्म फोर्सेस, इन सबके सहयोग से जो है हमने ऑपरेशन जल शक्ति अभियान भी लॉन्च किए थे। अब जानते हैं वर्तमान में किस प्रकार की परिस्थितियां बस्तर क्षेत्र की बदल रही है, जिससे उस नक्सलियों के जो है भय से, जहां पर लोग शासन प्रशासन के जो अस्तित्व को जो है स्वीकार नहीं कर पाते थे, अब उस क्षेत्र में भी कानून का शासन सुनिश्चित करना है। कानून का शासन सुनिश्चित करके ही जो है सुशासन को स्थापित किया जा सकता है। यदि हमें इस विकास का मॉडल सुशासन को बनाना है तो हमें नक्सलियों को पूरी तरह से समाप्त करनी होगी। यह रणनीति सरकार की यहाँ आवश्यकता है, और ऐसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक वित्तीय संसाधन की आवश्यकता। ऐसी जो है अगले कारण के रूप में वहां है राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को तेजी से और बहुत प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है, जिससे राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास की जो गतिविधियां हैं उनमें और तेजी लाई जा सके। कृषि क्षेत्र को सतत रूप में, उनको जैविक खेती या सतत कृषि रूप में विकसित किया जा सके। औद्योगिक जो उत्पादन है हमारा, उनमें भी एक निश्चितता लाई जा सके। इनके साथ साथ एक बड़ी जो समस्या के रूप में जो है अर्जुन उभर कर जो आया हमारे पास में, वहां एक कारण के रूप में वहां है कि राज्य में जो खनन की जो गतिविधियां बहुत बड़ी मात्रा में, चाहे वह कोयले की खनन के हो, चाहे बॉक्साइट का खनन का हो, चाहे वह लोहे का खनन का हो, किसी भी जो उत्खनन होता है, उस उत्खनन से जो है जब उस खनिज को धोया जाता है, ये धुआं किया जाता है, तो बहुत बड़ी मात्रा में वह हमारे लिए एक प्रदूषण का कारण के रूप में होता है। साथ में और भी कई है। तो ये जो खनन से उत्पन्न जो है जो पर्यावरणीय जो समस्या है, यहाँ राज्य के लिए एक चुनौती के रूप में उभर रहा है। अब जानते हैं वैश्विक स्तर पर जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके जो है कई प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा भी सतत विकास लक्ष्य 2015 से अपना रखे हैं, और 2030 तक के लिए भारत सरकार के द्वारा उसने अपना रखा है सतत विकास लक्ष्य, और उस लक्ष्य के अनुरूप हमने योजनाओं का भी और नीतियों का निर्धारण किया हुआ है। उसी लक्ष्य के अनुरूप ही राज्य सरकार ने भी सतत विकास लक्ष्य को ध्यान में रख करके जो विकास की जो रणनीति है, उस रणनीति में सामाजिक विकास एक पिलर के रूप में, आर्थिक विकास एक पिलर के रूप में, और वैसी तीसरा जो है पर्यावरणीय विकास। तो सतत विकास का जो स्तंभ है, सतत विकास का जो लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसमें ये 3 पिलर काम करते हैं। एक सोशल डेवलपमेंट का, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और तीसरा जो है इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट का। मतलब हम सामाजिक आर्थिक विकास की गतिविधियों को पर्यावरणीय विकास की गतिविधियों के साथ सामंजस्य बनाएं। तो यह जो है हमारे लिए चुनौती उत्पन्न है। किस रूप में? कि पर्यावरण में जो होने वाली जो क्षति हो रही है इस खनन उत्खनन की वजह से, यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए, आम लोगों के लिए, जीव जंतुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उत्पन्न हो रहा है। इनको मिटिगेट करने की आवश्यकता है, इनके लिए अधिक हमें वित्त की आवश्यकता है। वैसे ही राज्य को यदि जो है विकसित राज्यों की जो कैटेगरी है तथाकथित जिनको माना जाता है, उसकी भी अगर हमें बराबरी करनी है तो स्वाभाविक है हमें और अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिससे
हम भी जो है ऐसे विकसित राज्य के रूप में स्थापित हो सके, हमारे भी सामाजिक आर्थिक संकेतक जो है बहुत अच्छे हो। इसीलिए हमें और अधिक वित्तीय संसाधन की आवश्यकता है। साथ में अंतिम रूप से कि हमें अधिक वित्तीय संसाधन की आवश्यकता क्यों है? हमें और अधिक वित्तीय संसाधन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि विकसित भारत 2047, माफ कीजिएगा 2047 है के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ 2047 की जो महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में राज्य अपनी जो सहभागिता है वह उनको पूर्ण कर सके। इसके लिए भी हमें जो है अधिक वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होगी। तो ये वो कारक है, ये लगभग 10 कारण हैं जिनकी वजह से जो है राज्य को और अधिक वित्तीय संसाधन की आवश्यकता की मांग कर रखा है उन्होंने केंद्रीय वित्त आयोग के समक्ष। अब यहां एक मांग है, इस मांग के ऊपर ही जो है इस मांग पर निश्चित कौन सा मांग है? राज्य के लिए अधिक वित्तीय सहायता की अनुशंसा की मांग। अनुशंसा क्योंकि ये फाइनेंस कमीशन जो है एक एडवाइजरी कमीशन होता है, यहाँ एक बाध्यकारी नहीं होता है, ये एडवाइजरी होता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमने यहाँ समझे कि राज्य को अधिक वित्तीय संसाधन की आवश्यकता क्यों है और उन्होंने क्यों केंद्रीय वित्त आयोग से यह मांग किया कि वह भारत सरकार को, राष्ट्रपति को ये अपने प्रतिवेदन में वह इन सब बातों को समाहित करे जिससे उनको अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो। यहां पूरी बात हुई हमारी इसके पूरे सेगमेंट में कि वित्तीय संसाधन की आवश्यकता अधिक क्यों है। अब चलते चलते जो है थोड़ी सी कुछ बहुत सामान्य बातें हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे बता रखा है मैंने कि वित्त आयोग, 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष, उनके सदस्य, सचिव, ये सब आए। तथ्यात्मक रूप से यहां बता दूं मैं कि ये 16 वित्त आयोग है जिनका गठन पिछले वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। साथ में जो इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर जो है अरविंद पनगड़िया है, 4 सदस्य होते हैं। अब उनका जो विचार है छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर के कि छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर राज्य है, तेजी से प्रगति कर रहा है और छत्तीसगढ़ जो है इस विशेष रूप से नया रायपुर जब वहां गए तो उसने वहां पर स्मार्ट सिटी और बहुत सारी बातें, मगर साथ में उसने राज्य को यहां भी एडवाइस कर दिया कि राज्य को जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, सर्विस सेक्टर में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने चलते चलते इस प्रकार से एडवाइस कर दी है। साथ में जो है अब ये समझ लेते हैं कि राज्य का जो है ये जो वित्त आयोग है इनका एक संवैधानिक कर्तव्य, जैसे बता रखा मैंने कि राष्ट्रपति को वहां सिफारिश करेगा किस बात के लिए कि संघ और राज्यों के बीच करों का वितरण किस प्रकार से हो, उनके बारे में। भारत की संचित निधि में से राज्यों को राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले जो किस प्रकार से वहां सिद्धांत हो, फिर ऐसी सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति के द्वारा आयोग को और ऐसे अनेक विषय क्या हो सकते हैं, ये सब बातें वहां एडवाइस करते हैं। तो यहां जो हुआ कि राज्य को अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता क्यों है। ये एक ऐसा टॉपिक है या फिर एक ऐसा विषय है जो काफी विश्लेषण से भरी हुई है। तो स्वाभाविक है कि मुद्दा है बेसिकली यह एक इशू है, यह कोई घटना नहीं है, एक मुद्दा है। तो ऐसे मुद्दों को हम जो क्षेत्रीय स्तर पर उभरते हैं उन मुद्दों को हम किस प्रकार से समझे जिससे हमारी तैयारी की जो गतिविधियां हैं, तैयारी है वो और सशक्त हो सके। ऐसे ही जो है आगे जो है छत्तीसगढ़ के सामाजिक आर्थिक विकास से जो उभरने वाले जो मुद्दे होंगे उस मुद्दों पर और अधिक विस्तृत कारणों सहित क्या संभावित परिणाम कैसे और हमारे एग्जाम के लिए कैसे वह महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ऐसे जो किसी और लेक्चर में डिस्कस वास्तविक रूप में किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।